नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोग ग्रामर का टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें हम लोग का हो गया था विलोम शब्द और रस हो गया था। तो आज हम एक टॉपिक आया है जिसमें छंद पढ़ा जाएगा। छंद के बारे में जाना जाएगा। मात्राएं क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में जानेंगे और उनको हम लोग गिनेंगे कैसे। ये सबसे प्रॉब्लम होता है, गिनना क्या होता है, तो इसी को हम आज बताएंगे। तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे पूरा आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या होता है, कैसे गिना जाता है, मात्राओं की गणना की जाती है। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। तो छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मात्रा के भेद से वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। जिसमें ह्रस्व स्वर हम देखेंगे कौन कौन होते हैं। तो ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई है, छोटी ई, छोटा उ, री को कहते हैं ह्रस्व वर्ण कहते हैं। और इन्हें लघु वर्ण भी, इनके दूसरा नाम होता है लघु वर्ण और ह्रस्व वर्ण, दोनों नाम भी कहते हैं। अ, यू, उ, री को कहते हैं। लघु वर्ण को एक चिन्हित आई द्वारा, इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि और द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इन्हें एक गिनते हैं। इसको आप देखे होंगे कि जब भी छंद देता है तो ऐसा लिख के देता है, ऐसा चिन्ह आपको देता है, जिससे हम इसको आई भी कह सकते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं और इसे एक गिनते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, एक गिनते हैं कि इसको गिना जाता है एक। अगर कभी भी आपका या ऐसा लिखा मिल जाए तो इसको भी हम क्या करेंगे कि ह्रस्व कहेंगे या लघु वर्ण कहेंगे, जिसे हम आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर ह पे चाहे बिंदु हो जाए, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ह्रस्व वर्ण हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखा जाए तो दीर्घ वर्ण, हमारा दूसरा एक दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ कि दीर्घ वर्ण कहते हैं। इन्हें हम गुरु भी कहते हैं। दीर्घ वर्ण को हम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, गुरु वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक चिन्ह यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इन्हें दो गिनते हैं। इन्हें दीर्घ वर्ण को हम गुरु वर्ण भी कहते हैं, दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण भी कहते हैं और इसे यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कभी छंद में देखिएगा आप, यश टाइप बना होता है तो इसे हम दीर्घ वर्ण भी कहते हैं और गुरु वर्ण भी कहते हैं, जिसे हम यश द्वारा लिखते हैं। और इसकी संख्या दो हम लोग मान के चलते हैं कि जहाँ ये लगेगा इसकी संख्या दो ही होगा। अब देखिए अनुस्वार, आपको ये मात्रा दिखाई दे रहा होगा कि अनुस्वार है, इसे गुरु हम माना जाता है। और विसर्ग, इसको मात्रा हम लोग गिनते हैं, अह का, जिसे हम विसर्ग वर्ण कहते हैं, इसे गुरु भी कहा जाता है। अगर संयुक्ताक्षर शब्द आ जाए, जिसमें संयुक्त हो, जोड़ा हो, जिसमें अक्षरों में जुड़ा हो, उसे हम गुरु मानते हैं। अब यति का होती है, यति के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, छंदों में विरामों के नियमों को पालन किया जाता है कि छंद जब लिखा जाता है तो उसमें विराम का चिन्ह लगाया जाता है। छंद के प्रत्येक चरण के उच्चारण करते समय या मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहता है। जब हम विराम का चिन्ह लगाते हैं, जब छंद लिखा जाता है तो छंद में विराम के चिन्ह लास्ट में होता है, जिसे हम यति कहा जाता है। कभी देखे होंगे चाहे कामा लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यति बोला जाता है। अब पाद या चरण क्या होता है, क्या किसे हम पाद और चरण कहते हैं। तो छंद में प्राय 4 पंक्तियाँ होती है। कभी छंद देखे होंगे तो 4 पंक्तियों में लिखा होता है। देखिए यहाँ पे हम एक छंद लिखे हैं जो 4 पंक्तियों में लिखा है, 1 2 3 4, 1 2 3
चार पंक्तियों में लिखा गया है। छंद के एक पंक्ति का नाम पाद है। इस पंक्ति एक पद है, इसको हम पद या चरण भी कहेंगे। इसको कहेंगे पहला चरण या पद कहेंगे, इसको कहेंगे दूसरा चरण या पद कहेंगे। इसी तरह हम चरण की गिनती कहते हैं। इसी पद को उसका चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरी और चौथी चरण को सम चरण कहा जाता है। जो देखिए ये 4 चरण है, एक ए लाइन पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, इनको हम चरण कहते हैं। पहली लाइन को, दूसरा लाइन को, तीसरा को। और ये पहला है तो इसको पहला चरण कहेंगे, ये दूसरा है तो दूसरा चरण कहेंगे, तीसरा है तो तीसरा चरण कहेंगे, और चौथा है तो चौथा इसको चरण कहेंगे। तो जो पहला चरण होता है और तीसरा चरण होता है तो इसको हम विषम चरण कहते हैं, विषम चरण कहते हैं। और जो दूसरा और चौथा होता है उसे हम सम चरण के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इनको क्या बोला जाता है, हम लोग इनको चरण बोलते हैं। इसको बोलेंगे पहला चरण, यहाँ से आया यहाँ पे ख़त्म होगा तो इसको पहला चरण, दूसरा, तीसरा और इसको चौथा चरण। पहले चरण और तीसरे चरण को विषम चरण कहेंगे और दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहेंगे। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। आप देखिए छंद के प्रकार कि छंद के कितना प्रकार होता है। तो वार्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है और मुक्तक छंद होता है। वार्णिक छंद कौन कौन से? अनुप्रुष्ट, धूम, विलंबित, मालिनीय, शिखरणीय छंद को हम लोग वर्णिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्णाओं की गिनती होती है, वर्ण की गिनती है, क ख ग की गिनती होती है। और मात्रिक छंद का होता है कि मात्रा के गिनती होती है। जिस छंद में मात्रा का प्रयोग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद होते हैं। और मात्रिक छंद कौन कौन होते हैं? दोहा, सोरठा, रोल्ला और चौपाई। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, दोहा, सोरठा, रोल्ला और चौपाई ये क्या है? मात्रिक छंद है। और मुक्तक छंद क्या होता है? मुक्तक छंद में ना वर्ण होते हैं ना मात्रा होता है, उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। इस समय जो छंद लिखा जा रहा है वो मुक्तक छंद में न मात्राओं की गणना हो रही है, न वर्णों की गणना हो रही है, उसे ही हम क्या कहेंगे? मुक्तक छंद कहेंगे। अब देखिए सोरठा, आपको 2 छंद पढ़ना है जिसमें आपको 3 नंबर या 5 नंबर मिलेगा, जो क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक क्लास 12 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छंद से क्वेश्चन आ जाता है और हमें क्या होता है? परिभाषा सहित उदाहरण भी लिखना होता है। तो आप परिभाषा भी याद कर लीजिए और उसका उदाहरण भी याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सोरठा छंद क्या होता है। तो सोरठा छंद को देखेंगे तो यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अब देखिए क्या होता है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण आप लोग को गिनने के बताएं कि इसको हम पाएंगे प्रथम चरण। इसको जब ऐसे लिखा रहेगा, ऊपर नीचे लिखा रहेगा, तो इसको हम पहले प्रथम चरण, इसको दूसरा चरण, इसको तीसरा, इसको चौथा चरण कहेंगे हम। तो क्या होता है कि प्रथम चरण और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है? 11-11। इसमें आप गिनेंगे तो 11 होगा, और तीसरा वाला चरण में गिनेंगे तो भी 11 होगा। और दूसरे चरण और तीसरे, इसको प्रथम चरण कहेंगे, इसको तृतीय चरण कहेंगे। इन चरणों में गिनेंगे तो आप 13 मात्राएं पाएंगे। आप भी लगा सकते हैं, आपको बता दिए हैं कि जब ऐसे देखिए, जब ओ का मात्रा होता है तो यस टाइप होता है। देखिए ऐसे ही मात्राओं की गणना की जाती है। अब जब पेपर में जाएगा, पेपर में पूछेगा तो आपको उसका परिभाषा तो लिखना पड़ेगा। इसको आप क्या कर लीजिएगा? उदाहरण लिखिएगा, लेकिन इसको क्या कर लीजिएगा? इस तो मात्राओं की गणना कर लीजिएगा, जिससे आपको फुल नंबर मिलेगा इसमें। तो और एक बच्चा है छंद जिसमें हम लोग पढ़ना है, और रोल्ला छंद, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही दोनों हम लोग का क्लास 10 में पढ़ना है, और क्लास 12 के बच्चों के लिए भी ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी देख लीजिए और ये सब परिभाषा नोट कर लीजिए और उदाहरण याद कर लीजिए, जो पेपर में पूछेगा 5 नंबरों में। रोल्ला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक के मतलब होता है कि समान मात्रा वाला छंद है, जिसमें समान मात्रा हो उसमें क्या
कौन सा छंद होगा, रोला छंद होता है। इसमें भी वही मात्रा होगा, 24 मात्रा। इसमें भी इस चरण में भी 24 मात्रा होगी, इस चरण में भी 24 मात्रा होगी, इस चरण में भी 24 मात्रा होगी और इस चरण में भी 24 मात्रा होगी। 4 चरण हो गया इसमें, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। और चारों चरण में मात्राएं कितनी होगी, 24, क्योंकि इसमें सम है इसलिए इसे सममात्रिक छंद भी बोला जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं, देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, इसमें सभी में 24 मात्राएं होंगी। 11 और 13 मात्रा पर यति होती है, रुकावट होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और PDF नोट्स पाने के लिए बोर्ड एग्जाम को, हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करिए। जय हिंद दोस्तों।